गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान के 5 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 56 से लेकर 60 तक। 56, 57, 58, 59, 60। 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना लंबा होगा। और 57 है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, क्या वो फिर से तो चुने जा सकते हैं दोबारा। और 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, एज उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रूप में चुने जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 59 है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। और 60 है ओथ बाय प्रेसिडेंट। तो ये 5 आर्टिकल्स आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 में दिया गया है द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years। 5 साल का उनका कार्यकाल होगा। किस दिन से? जिस दिन फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस ऑन द डेट ऑन विच ही टेक्स ओथ। जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर के 5 साल का उनका कार्यकाल होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बेसिक रूल ये है कि उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। 5 साल से पहले वो रिजाइन भी कर सकते हैं। अगर वो रिजाइन करना चाहें, अपना पद छोड़ना चाहें तो वो रिजाइन कर सकते हैं। और उस केस में उनको वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करना होगा अपना रिजिग्नेशन। वो वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके रिजाइन कर सकते हैं, अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। महाभियोग के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और वो आर्टिकल 61 में दिया है। जब हम आर्टिकल 61 देखेंगे तब हम वो प्रोसेस देखेंगे कि वो कैसे वो हटाए जा सकते हैं और क्यों हटाए जा सकते हैं। केवल और केवल एक कारण से हटाए जा सकते हैं, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का पालन न करने के लिए उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। हाँ, अभी हमने कहा था ना कि कभी कभी 5 साल से ऊपर बढ़ भी सकता है। अगर किसी वजह से कोई नया प्रेसिडेंट ऑफिस का चार्ज लेने के लिए नहीं आया, उसका इलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो भी फिर वो प्रेसिडेंट, पुराने वाले प्रेसिडेंट, वो कंटिन्यू करेंगे उस पोस्ट पे अपने। भारत कभी भी बिना प्रेसिडेंट के नहीं होगा। वो पोस्ट हमेशा फिल्ड रहेगी, कभी भी खाली नहीं रहेगी। अगर उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और कोई नया व्यक्ति उनका टेक ओवर करने के लिए नहीं आया है, तो भी वो पुराने वाले प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू कर जाएंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट ना आ जाए, उनका सक्सेसर। एक चीज और है, जब वो प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके, तो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि इस मैटर को तुरंत वो कम्युनिकेट करें स्पीकर ऑफ द लोकसभा के स्पीकर को वो तुरंत कम्युनिकेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट कि ये प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उनका ड्यूटी है कि लोकसभा के स्पीकर को इंटीमेट करें, कम्युनिकेट करें कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। शॉर्ट में देख लें, प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल के लिए होगा। जिस दिन वो ऑफिस एज्यूम करते हैं उस दिन से स्टार्ट होगा। और अगर 5 साल के बाद भी कोई सक्सेसर नहीं आया तो वो कंटिन्यू करेंगे। 5 साल से पहले वो रिजाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन, या फिर उनको इम्पीच कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ठीक है, ये था आर्टिकल 56। आर्टिकल 57 आके देख लेते हैं हम लोग आकर के। एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन। आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 बार, मैक्सिमम कोई भी पर्सन 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार वो नहीं बन सकता। ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी पर्सन कितनी बार भी अमेरिका का इंडिया का राष्ट्रपति बन सकता है। तो a person who holds or who has held office as president shall subject to other provisions of this constitution be eligible for re-election to that office। जिस व्यक्ति ने कभी प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड किया है पास्ट में, वो भी फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। जो करंटली प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड कर रहा है जो पर्सन, वो भी रीइलेक्ट होकर के फिर दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है। ये उस पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो फिर दोबारा नहीं बनेंगे। इनफैक्ट वो दोबारा, तिबारा, चौबारा, वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट बन सकते हैं जब तक वो
फाइट करके जीतते रहते हैं। तो अमेरिका की तरह हमारे यहाँ 2 बार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ वो एक पर्सन कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये 57 आर्टिकल था। अब क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट देख लें आर्टिकल 58 में। बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन है। कोई भी प्रेसिडेंट व्यक्ति प्रेसिडेंट तब बन सकता है जब वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। बहुत नेचुरल सी बात है। उसकी एज कम से कम 35 हो। उसकी एज कम से कम 35 हो और उसके पास वो क्वालिफाइड हो इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए वो क्वालिफाइड हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो क्वालिफाइड हो। ये बहुत सिंपल सा टर्म है। ये इसमें सिर्फ इतना है कि उसको किसी भी एक विधानसभा में एज अ वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर इंडिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एज ए वोटर रजिस्टर्ड है तो वो एलिजिबल है फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो वो एक सिटीजन होनी चाहिए, वो 35 ईयर्स की एज के होनी चाहिए कम से कम, और एज ए वोटर रजिस्टर्ड होने चाहिए कि इंडिया में कहीं पर भी। हाँ, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी अंडर एनी गवर्नमेंट, तो वो इलेक्शन के लिए तो मतलब कोई सरकारी एम्प्लॉय है तो वो बनने के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। किसी तरह का बेनिफिट ले रहा हो गवर्नमेंट से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो किसी तरीके का, तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स है इसमें भी कि अगर वो खुद प्रेसिडेंट है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। मान लीजिए रिलेक्शन आ रहे हैं, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को गवर्नर है किसी स्टेट के तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, या फिर मिनिस्टर है किसी स्टेट के या फिर सेंटर में तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। वो एलिजिबल है राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए, और उनको वो पोस्ट छोड़नी होगी। ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी होल्ड कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर वाली इलेक्शन के बाद, लेकिन इसकी वजह से वो इनएलिजिबल नहीं होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। और कोई किसी भी तरह की कोई पोस्ट वो होल्ड कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, चाहे किसी लोकल अथॉरिटी में, या कोई और अथॉरिटी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ठीक है, ये सिंपल सा था। क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिया। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मिनिमम 35 साल के होने चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए वोटर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उनको। आर्टिकल 59 पे आ जाते हैं। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, आर्टिकल 59। पहली बात तो वो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं होने चाहिए, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, चाहे विधानसभा के, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसे किसी हाउस का कोई मेंबर इलेक्ट हो जाता है लेट्स से कि एज ए प्रेसिडेंट, तो उसकी जिस दिन उसने वोट लिया प्रेसिडेंट का, उस दिन उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, कुछ भी हो, वहां का सीट ऑटोमेटिक वैकेंट हो जाएगी उस दिन जिस दिन वो प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। और उन्हें कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करने दिया जाएगा जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। और दूसरी बात कि उनकी एंटाइटलमेंट्स क्या है। उनकी एंटाइटलमेंट है कि उनको राष्ट्रपति भवन में रहने को मिलेगा, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होगा राष्ट्रपति भवन, और इसका उन्हें कोई रेंट नहीं देना होगा। इसके अलावा और सारे उनको जो भी राष्ट्रपति के एमोल्यूमेंट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं,
जो भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है अपने कानून, एक कानून बना करके पार्लियामेंट एक कानून बनाता है कि राष्ट्रपति को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे एंड अमाउंट सैलरी वगैरह मिलेगी, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और करंटली वो 5 लाख रुपए पर मंथ उनकी सैलरी होती है। और उनके कार्यकाल के किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस कम नहीं किए जा सकते, भले बढ़ाए नहीं जा सकते, लेकिन पार्लियामेंट उसको कम करने का लॉ नहीं पास कर सकती है। आर्टिकल 60 देख लेते हैं। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन किसको किसको लेना होगा? एक जो पर्सन इलेक्ट हुआ है एज प्रेसिडेंट, एक पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, अ पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द पर्सन। ये क्या है? ये अलग अलग 3 चीजें क्या है? एक तो पहला तो समझ में आ रहा है कि ये प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए उनको ओथ लेना होगा। दूसरा क्या है? अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया या फिर इम्पीच कर दिए हो गए या किसी अन्य कारण से वो हटा दिए गए, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो लेकिन टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट उनको ओथ लेना होगा। और कुछ और कारण होते हैं, जैसे वो बीमार है या किसी वजह से अपनी ड्यूटीज नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे हैं प्रेसिडेंट, तो कोई और पर्सन डिस्चार्ज करता है उनकी ड्यूटी, वो भी हम देखेंगे कौन डिस्चार्ज करेगा। तो उसको भी, उस पर्सन को भी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से पहले ओथ लेना होगा। अच्छा, ओथ दिलाएगा पहला तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाएंगे। अगर वो किसी वजह से नहीं दिला पा रहे हैं, किसी वजह से, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल है अगर चीफ जस्टिस के एब्सेंस में, वो दिला सकते हैं। अब देखिए, ओथ और अफर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें क्या है। जिन्हें भगवान में विश्वास है वो भगवान के नाम की शपथ लेते हैं, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखते वो अफर्म करते हैं कि मैं विश्वास दिलाता हूं, सोलमली अफर्म। ये अंतर है। थैंक यू फ्रेंड्स।